हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी को देखेंगे, जिसका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये चैप्टर जो है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, जिसको मैं आज आप लोगों के लिए लेकर सामने आया हूं। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, तो उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है मानव कल्याण में या इंडस्ट्रीज में उनका यूज किया जाता है, उसको यहां पे मैं आपको बताऊंगा। इसे आप पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, कहीं पर भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें शुरुआत में बताया गया है कि इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, चाहे वो पहाड़ों में मौजूद हैं, चाहे वो पानी में मौजूद हैं, चाहे वो हवा में मौजूद है, चाहे वो आप की बात की जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जहां पर गीजर यानी कि जहां पर पानी के झरने हैं, गर्म झरने हैं, वहां पर भी ये सारी चीज, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो वही बात यहां पर इन्होंने बताई कि गीजर के भीतर गहराई तक तापी चिपनी, जहां ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों की कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपायनित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। तो मतलब यह है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, सूक्ष्म दर्शी पादप होते हैं, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यानी ये प्राणी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कहलाते हैं और ये हर जगह मौजूद होते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे फायदा पहुंचाते हैं, हमें लाभ पहुंचाते हैं, कुछ हमें लाभ नहीं पहुंचाते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव थे, कोई बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया थे, बहुत सारे ऐसे वायरस थे जो क्या करते थे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते थे, तभी तो उसमें और रोग पैदा करते थे। और इन्हीं रोगों को हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था। तो ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो कि रोग को फैलाते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होते हैं, सारे फंगस हमारे लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे वेलफेयर में काम आते हैं, हमारे लिए बहुत सहायक है, हमारे लिए बहुत सारे उत्पाद को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो ये सारी की चीजें, तो वही चीज यहां पर कही है कि इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवी मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, ये पशुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव हानिप्रद है, यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो कि हानिप्रद नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी हैं। ठीक है, या हमारे लिए लाभदायक भी हैं। अब देखो, यहां पर उन्होंने कुछ फोटोज दे रखी हैं, जिसमें इन्होंने सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको बड़ा करके दिखाया है, जैसे कैसे ये माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे इन्होंने यानी कि दंडाकार आवर्धित रूप 1500x, यहाँ पे दंडाकार जीवाणु को दिखाया है, यानी कि बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाया है, जिसको 1500 गुना जो है वो मैग्नीफाई किया गया है, 1500 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अलावा जो है बा में गोलाकार आवर्धित, यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो गोलाकार बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये 1500 गुना बड़ी आकृति के आपको दिखाई गए हैं। सा में कशाभिका बैक्टीरिया दिखाई गए, जिनको कशाभिकाएं मौजूद हैं। ये जो आपको फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं, ये कशाभिकाएं कहलाती हैं, ये जो धागे जैसी संरचना है। तो ये इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, और ये लगभग 50,000 गुना बड़ा करके इसको दिखाया गया है। इसी तरीके से कुछ विषाणुओं को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, कुछ
कुछ विषाणु यहाँ पे दिख रहे हैं। जीवाणु भोजी है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये दूसरा जो है एडिनो वायरस इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ ये दंडाकार जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो इसमें क्या मामला है कि इसमें वायरस कैसे दिखते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक फोटो दी गई थी जो आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर दी गई थी। तो मामला यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फंगस यानी कि ऐसे कवक हैं जो हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे लिए बहुत सारे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए या हमारे कार्य के लिए या हमारे दवाओं की तरीके से यूज किए जाते हैं। ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं की यहाँ पर लिस्ट बताई गई है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि घरेलू उत्पादों में उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने नाम दिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम दिया है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या इसे LAB के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा, ठीक है, ये इसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि दूध से दही का उत्पादन करता है, यानी दूध से दही जो उत्पादित होती है, दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से बनता है, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया होते हैं ये जो है वो दुग्ध की जो प्रोटीन होती है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, उसका स्कंदन कर देते हैं, यानी कि उसको जमा देते हैं और फाइनली वो जो है दूध जो है वो दही के रूप में बदल जाता है। तो यही वजह होती है क्योंकि ये दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसी वजह से उसका थोड़ा सा जामन लेकर हम लोग जब दूध में डाल देते हैं, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब हम नॉर्मल दूध में डाल देते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस दूध में जाकर अपने आप को डिवाइड करते हैं और उनकी पूरी कॉलोनी बन जाती है और उसके बाद जो दूध है वो दही में, ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं या उसको बदलने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या याद रखना है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि दूध से दही का उत्पादन करने वाला जो बैक्टीरिया उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस है और इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो है इसमें एक चीज और बताई गई कि इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन B12 की मात्रा को भी हमारे अंदर मतलब ये बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि पोषण संबंधी गुणवत्ता जो है इन बैक्टीरिया की वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज बताई गई है, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब और क्या बात बताई गई है कि अब यहां पर जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, ठीक है, आप इडली बनाते हैं, इसके अलावा जो आप लोगों ने सुना होगा मतलब आप पाव रोटी बनाते हैं या फिर आप जो है वो कुलचे बनाते हैं, ठीक है, या आप जो है उसकी बात की जाए भटूरे की बात की जाए, भटूरे बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो सारी चीजें बनती हैं इसमें होता क्या है, कहा जाता है आप लोगों को एक आम भाषा में कहा जाता है कि जो आटा होता है उस आटे को उठाया जाता है, आटे को उठाया जाता है, यानी आटा उठा दिया गया, तो उठा नहीं दिया गया किसी चीज को उठा दिया, बल्कि उस पूरे आटे को फ्लफी बना दिया जाता है, मुलायम बना दिया जाता है। और ये जो मुलायम बनाया जाता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है। उसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है जो हमारे आटों के अंदर या हमारे आटों के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होता है इसका, और बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के फंगस होते हैं, कवक होते हैं जैसे कि ईस्ट, तो इन कवक का उपयोग किया जाता है और ये ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन करता है, जिसकी मदद से एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस जो है वो एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन या इसे हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसी से क्या होता है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसमें ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये तो अगर हम आटा ले लें, ठीक है, आटा ले लें और उस आटे को हम लोग गीला कर लें, और आटे को मतलब एक तरीके से आटे को गीला कर लें, अगर उसके अंदर हम ईस्ट नाम के कवक को डाल देते हैं तो
ईस्ट इसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस या किण्वन की प्रोसेस को करता है, जिससे क्या होता है कि इससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस आटे के अंदर भर जाती है। जब आटे के अंदर भर जाती है तो इसी वजह से ये आटा काफी फूला हुआ हो जाता है, आटा फूल जाता है या आटा उठ जाता है, तो ये काफी फ्लफी हो जाता है, काफी मुलायम हो जाता है ये आटा। और फिर इसका उपयोग जो है हम लोग छोले भटूरे बनाने में या मतलब भटूरे बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में करते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। तो देखिए यहां पे क्या बात इन्होंने बोली है, इसको देख लेते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। तो मैंने बताया ना, CO2 जो है उसी के अंदर भर जाती है, ठीक है, उसी आटे के अंदर, जिससे कि ये काफी फूला हुआ होता है, काफी जो है उभरा हुआ होता है, ठीक है। इस बार तो अब इसमें ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको यहां पे बताया कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जब आप जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ईस्ट क्या करती है? फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया को पूरा करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेड इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जैसे कि आपका जो है वो भटूरे जहां पे बनाए जाते हैं, तो वो उसके आटे को ये उठा देती है, जिससे कि आटा जो है मुलायम हो जाता है और फाइनली जो है उससे ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी ईस्ट है, कौन सा कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है या कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि हमारी बेकिंग इंडस्ट्री में जो उसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? ईस्ट क्या है बच्चों? ईस्ट इसमें फंगस है, यानी कि कवक है। तो ईस्ट एक कवक है, फंगस है, और उसका नाम जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जाना जाता है। उसी हिसाब से इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है, इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। तो जो किण्वन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई जो बिना ऑक्सीजन के होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इथिल अल्कोहल बनता है, तो इसमें यह बताया गया है कि दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक टोडी नाम का पारंपरिक पेय, यानी कि वहां पर पारंपरिक पेय यानी पेय पदार्थ जो है वो वहां के लोग पीते हैं, जिसका नाम टोडी होता है, उसे ताड़ वृक्ष के तने में से निकलने वाले एक लिक्विड से तैयार किया जाता है। और उस लिक्विड को क्या किया जाता है? किण्वन कराया जाता है, यानी फर्मेंटेशन कराया जाता है। और उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये ताड़ वृक्ष से निकलने वाला ये जो कह सकते हैं लिक्विड होता है, इसी को जब हम लोग फर्मेंटेशन करवा लेते हैं, किण्वन करवा लेते हैं, तो इसी से ये टोडी नाम का पारंपरिक पेय बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि टोडी जो है कहां का पारंपरिक पेय है? पारंपरिक पेय है, ये दक्षिण भारत का है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस प्रो आदि के भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। तो इसमें मतलब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है वो मछली, फर्मेंटेटेड मछली या सोयाबीन, इन सबको बनाने में के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा स्विस चीज, यानी कि आपने चीज देखा होगा, इस तरीके से चीज होता है व्हाइट कलर का, और उसमें बीच बीच में बड़े बड़े गोले बने होते हैं चीज। तो उसकी बात यहां पर की जा रही है कि जो स्विस चीज होती है उसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। वो किसकी वजह से पाए जाते हैं? वो इसकी वजह से पाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया होता है प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमेनाई, ठीक है, क्या नाम है? प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमेनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो जब CO2 उत्पन्न करता है, ठीक है, CO2 उत्पन्न करता है, तो उसकी वजह से इस जो आपकी स्विस चीज होती है उसमें बड़े बड़े से छेद बन जाते हैं। तो वही चीज यहां पर बताइए कि उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट नोट करते चलिए। राक्यू फोर्ट चीज जो होती है एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। तो राक्यू फोर्ट चीज भी किससे बनाई जाती है? कवक के फर्मेंटेशन से ही बनाई जाती है, कवक के परिपक्व होने से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा अब इसमें पता चल गया, अब औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी औद्योगिक जो उत्पादन किए जाते हैं उसमें कहां कहां सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो औद्योगिक उत्पादन यानी कि जब आप किण्वन की
प्रोसेस करते हैं तो किण्वन की प्रोसेस से एथिल, मैंने आपको पहले बताया ना कि एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल होता क्या है? एथिल अल्कोहल जो वाइन इंडस्ट्री होती है, ये एथिल अल्कोहल है क्या? ये एथिल अल्कोहल जो है वो शराब होती है, यानी कि वाइन होती है, ठीक है, शराब होती है यानी वाइन होती है। तो वाइन बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन तो बड़े बड़े जो है वो एक कह सकते हैं पात्र होते हैं, उनके अंदर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। तो इनको क्या बोला जाता है? फर्मेंटर कहा जाता है। यानी बड़ी बड़ी जगह जहां पर सारे, जैसे कि आप उसकी बात कर लें, महुए की बात कर लें, आप बात कर लें अंगूर की बात कर लें, आप सेब की बात कर लें, आप जो है वो उसका कह सकते हैं कि अनाज, कोई अनाज है स्पेशल तो उसकी बात कर लें, तो उनको सबको जो है बड़े बड़े जो है इन केन्स के अंदर जो है वो क्या कराया जाता है? फर्मेंटेशन करवाया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल बनता है, जिससे शराब बनती है। तो इस जगह को, यानी कि ये जो आपको ये पात्र दिखाई पड़ रहे हैं, इन पात्र को फर्मेंटर के नाम से जाना जाता है, किण्वक के नाम से जाना जाता है। तो मादक पेय तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को पैदा करें, फर्मेंटर या किण्वक के नाम से जाना जाता है। किण्वित पेय की अगर बात की जाए तो किण्वित पेय की आपको मैंने पहले बता दिया कि शराब जो होती है वो किण्वित पेय होती है, जैसे कि वाइन है, बियर है, ये सब इसी से बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसका सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल में से वाइन, तो मैंने आपको पहले बताया कि यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल में वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों को उत्पादन करने में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, यानी कि किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी का, जो कि सामान्यतः बीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, इसका जो है यूज किया जाता है, जिससे कि शराब यानी कि एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल उत्पादित की जाती है। और ये जो एथेनॉल होती है वो शराबों का मुख्य भाग होती है, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो किसी और तरीके की विस्की हो, कोई किसी और तरीके की शराब हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहां पर बताया गया है प्रतिजैविक के बारे में। तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स बच्चों ये बात समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, तो इस तरीके के जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, प्रतिजैविक के नाम से जाना जाता है। तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स असल में, ठीक है, उन्हीं कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जाती हैं, कुछ विशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जाती हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गई जो दवाएं होती हैं या केमिकल्स होते हैं, वही हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती हैं और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा लेती हैं। तो उसी के बारे में यहां बात कही गई है, तो उन्हें ही हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का हमें इलाज मिल गया, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है या अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। वही बात मैंने आपको बताई। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था? बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखिएगा कि दुनिया में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था वो उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो क्या था? पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन जो है वो किसने खोजा था? ये बात याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन को खोजा था, ठीक है। जब खोजा था, इसे किससे खोजा गया था ये याद रखिएगा। तो एक तरीके का फंगस था, ठीक है, एक तरीके का कवक था जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक के मोल्ड से इसको उत्पन्न किया गया। तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई पेनिसिलिन, वो उसे किससे बनाया गया था? उसे बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड से इसको तैयार किया गया था। इसी वजह से इसका नाम पेनिसिलिन के नाम से रखा गया, ठीक है।
फिर बाद में जो है वो बाद में अर्नेस्ट चैन, ठीक है, बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। तो इसका मतलब यह है कि खोजा किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन को, लेकिन इसकी पुष्टि की वाकई में ये बहुत खतरनाक बेहतरीन जो है एंटीबायोटिक है, इस बात की पुष्टि किसने की? अर्नेस्ट तथा हार्वर्ड ने की। तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन तीनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि फ्लेमिंग ने खोजा था, लेकिन बाद में उसके जो प्रॉपर्टीज थी उनकी पुष्टि किसने की थी? उसकी जो पुष्टि थी वो आपके अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने की थी। तो इनको तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। इसके अलावा इन एंटीबायोटिक्स का जो यूज हो रहा है, ये क्योंकि एंटीबायोटिक्स कहां से प्राप्त होती है, मैंने जैसे बताया कि ये जो है किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से ही तैयार कराई जाती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सका, जैसे प्लेग है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, लेप्रेसी है, ठीक है, जैसे भयानक रोग जो संसार में फैले हुए थे, जिनसे लाखों लोगों की मौत हो रही थी, उनसे बचाने इन एंटीबायोटिक्स का फ्यूचर में यूज किया गया, ठीक है, यूज किया गया। अब कुछ ऐसे रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु हैं जो कि हमें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, उसकी यहाँ पे लिस्ट इन्होंने दी है, याद कर लीजिएगा, इसको पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। जैसे अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर एक कवक, एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, ठीक है, ब्यूट्रिक अम्ल का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम एक जीवाणु, तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि से है। मतलब यह है कि इसमें यह बताया गया है कि कौन से केमिकल्स जो होते हैं, कौन सा केमिकल जो है वो किस जीवाणु से या किस सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है। तो इसमें लिखा गया है कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। तो यह बात याद रखिएगा। तो अम्लीय उत्पाद यानी कि कौन से अम्ल, एसिड जो बनाए जाते हैं, तो उसमें जैसे सिट्रिक अम्ल है वो एस्परजिलस नाइगर नाम के एक कवक से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर के नाम जो सिट्रिक अम्ल जो है बनाया जाता है वो एस्परजिलस नाइगर नाम के कवक से बनाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल किससे बनाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाया जाता है, ये एक जीवाणु होता है। ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से बनाया जाता है, जो कि खुद एक जीवाणु है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो लैक्टोबैसिलस से तैयार किया जाता है। तो कौन से अम्ल जो है किससे किससे तैयार किए जाते हैं ये बताया गया, इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। इसके अलावा एथेनॉल के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। ये एक विशेष प्रकार के ईस्ट से तैयार किया जाता है, जिसे सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी के नाम से जाना जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। लाइपेज जो है वो लाइपेज का यूज जो किया जाता है वो धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप बाजार से खरीदकर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। तो जो बाजार में आप जो बोतल में भरा हुआ रस लाते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो साफ करने के लिए यानी उन रस को जो कि आपके बाजार में बिकते हैं उनको साफ करने के लिए पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ दिखता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा जो बोतल में भरकर जो बाजार में बिकने वाला जो रस होता है, फ्रूट जूस होता है, वो ज्यादा साफ दिखाई पड़ता है, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस नाम के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ दिखाई पड़ता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरिया है द्वारा उत्पन्न होता है, जो और ये उत्पन्न किससे की होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो ये उत्पन्न कैसे होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जीवाणु से ही उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का क्लॉट हटाने यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, हृदय, ठीक है। तो मतलब यह है कि इनका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि मान लीजिए किसी की बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त वाहिकाओं में ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से खून आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके रक्त का थक्का को
रिमूव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का क्लॉट हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयघात के अग्रग मायोकार्डियल इंफेक्शन से गुजरते हैं, मतलब वो इंसान जिनको मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है यानी हार्ट अटैक हो जाता है, तो उनके बॉडी में जब रक्त का थक्का जो होता है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न जो केमिकल है उसका उपयोग किया जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए नाम है, ठीक है, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। मतलब यह है कि जब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब कभी भी किसी का अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो हमारा शरीर जो है वो किसी दूसरे के अंग को बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ने लगता है जो अंग प्रत्यारोपित किया गया है। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसी दवाएं खिलाई जाती हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कमजोर पड़ जाए, जिससे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो प्रत्यारोपित अंग है वो धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ घुल मिल जाए, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कमजोर किया जाता है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ना करे वो जो नया अंग हमारी बॉडी में लगाया गया है उसके खिलाफ। तो ऐसी दवाएं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं, जिससे कि हमारा जो अंग प्रत्यारोपित अंग है आसानी से एक्सेप्ट हो जाए हमारी बॉडी में, तो वो जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं होती हैं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए, और इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक के कवक से किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नाम के कवक द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद मोनोस्कास परप्यूरस ईस्ट से उत्पन्न हुई स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो मोनोस्कस परप्यूरिस नाम का ईस्ट होता है, फंगस होता है, इससे स्टैटिन नाम की दवा बनाई जाती है। स्टैटिन नाम की दवा किसको दी जाती है, जिनके बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिनकी बॉडी में जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी हार्ट की धमनियों में जम जाता है, जिससे कि हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह होने लगते हैं। तो ऐसे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसे स्टैटिन कहते हैं, और ये किससे तैयार की जाती है, मोनोस्कस परप्यूरिस से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन की तरह क्रिया करते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए कितनी अच्छी चीजें इसमें बताई गई हैं कि कहां कहां पर हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कैसे कैसे केमिकल्स बनाते हैं और उनका कहां कहां पे प्रयोग किया जाता है, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। और जब एग्जाम में पूछी जाती है तो हम हक्का बक्का रह जाते हैं कि भैया कहां से पूछ लीजिए, किसने कहां कहां हम याद करें। भैया सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ, और आपके लिए इस एनसीईआरटी को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, ठीक है। इसे जितनी भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसा मैंने बताया है आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब बात होती है बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो बायो के गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस शामिल होती है, और मीथेन गैस जो है वो जो आपके घरों के आसपास या आपके घरों में घरों से निकलने वाला जो वो कचरा होता है या मल होता है, ठीक है, या आपके घरों में जो कूड़ा वो मतलब नाली वाले जो सीवेज वाटर होता है उसको जो है गांव के अंदर एक बड़े सा जो है पॉन्ड होता है उसके अंदर भरा जाता है, और फिर उसके बाद इसके अंदर एक बैक्टीरिया काम करता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, सारी जो सड़ी गली चीजें होती हैं, जितना भी जो होता है गोबर होता है या फिर और भी जो भी सड़ी गली जो आपके घरों से उत्पाद वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब यहाँ पर मौजूद होता है। एक टैंक के अंदर भर दिया जाता है और इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। यह बैक्टीरिया इनको फर्मेंटेट करता है, इन बैक्टीरिया जो है इनको सड़ाता है, और फिर इससे जो है जो गैस निकलती है, जो मीथेन गैस निकलती है, वो मीथेन जो है वो निकल कर मीथेन प्लस और भी गैसेस निकलती हैं। इस मीथेन गैस का या जो और गैसेस निकलती हैं इनका उपयोग जो है वो खाना बनाने के लिए, बिजली जलाने के लिए इसका किया जाता है। इसे ही हम लोग नॉर्मली मोटा मोटा क्या बोलते हैं, बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है देख लेते हैं। बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जो गैस
गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर, चीज निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है मुख्यतः, और इसी का उपयोग जो है बिजली जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, मेरा मुख्य आप लोगों को बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो गोबर गैस को या बायोगैस को निकालने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, जो ऐसे जीवाणु जो कि सड़ी गली चीजों को सड़ाते हैं और मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, बायोगैस का उत्पादन करते हैं, उसे मिथेनोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे जीवाणुओं को मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, मिथेनोजन जो है वो जीवाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो कॉमन बैक्टीरिया है उसे मिथेनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि चीजों को सड़ा गला के मीथेन जैसी गैस को यूज करते हैं उसे मिथेनोजन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सामान्य जीवाणु है जो एक कॉमन एग्जांपल है मिथेनोजन का, वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, और इसी का उपयोग जो है वो बायोगैस का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। ठीक है, अब जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग जो है खेतों में होने वाले जो मतलब कह सकते हैं कि कह सकते हैं खरपतवार होते हैं, खरपतवार की नाशी की तरह से उनका उपयोग किया जाता है। कोई कीड़ा जो है हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमारे जैव नियंत्रण बायो जो हमारे मतलब खरपतवार नाशी की तरह से, या फिर कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है, कीड़े मकोड़ों को हमारे खेतों को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए किया जाता है, उनकी यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पे लिखा है कि जाना पहचाना भृंग यानी बीटल जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं तथा व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। तो मतलब यह कहा जा रहा है कि जाना पहचाना भृंग बीटल जो है जिस पर लाल तथा काली धारियां आपने देखी होंगी पाई जाती हैं, वो व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, और ठीक है ड्रैगन फ्लाई पाई जाती हैं तथा व्याध पतंग, मतलब यह है कि भृंग यानी कि बीटल जिसे कहते हैं और दूसरा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो बीटल जो है एफिडो तथा जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस थुरिजेनेसिस होता है, जिसे बीटी के नाम से जाना जाता है, बीटी के नाम से। तो बैसिलस थुरिजेनेसिस का यूज किया जाता है। ये बटरफ्लाई कैटरपिलर यानी कि बटरफ्लाई के जो सुंडियां होती हैं, ठीक है, कैटरपिलर्स होते हैं जो सुंडियों जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, वो चलते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में उनके केमिकल्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैसिलस थुरिजेनेसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो वही बात कही कि बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु स्पोर्स में सुगंधी थैली के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आजकल बच्चों क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आपका जो बीटी है यानी कि जो बैक्टीरिया है बीटी, जिसे बैसिलस थुरिजेनेसिस के नाम से जाना जा रहा है, इनके जीन को, ठीक है, जो बीटी का जीन है, बैसिलस थुरिजेनेसिस का जो है बैक्टीरिया है, इसके जो जीन होते हैं जो कि बायोटॉक्सिन्स निकालते हैं, जो कि हमारे इस कैटरपिलर्स को या सुंडियों को या बॉलवर्म नाम के जो है वो कीड़ों को मारने में कैपेबल होते हैं। तो ये बीटी यानी बैसिलस थुरिजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया के इन जीनों को जो कि बायोटॉक्सिन या जैव विष निकालते हैं, उन जीनों को हम क्या करते हैं पौधों में, जैसे कि कॉटन के पौधे में यानी कपास के पौधे में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, इसको इसके अंदर पहुंचा दिया। इसे ट्रांसजेनेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। तो बीटी के जीन जब हमने कपास में डाल दिए तो कपास जो है वो जब उगा तो कपास के अंदर विशेष प्रकार के टॉक्सिन्स निकलने लगे जिन्हें बायोटॉक्सिन्स के नाम से जाना जाता है। तो जब कीड़े मकोड़े इनको खाने आए, बॉलवर्म जैसे जीव, सूक्ष्म जीव इनको खाने आए और वो मतलब कह सकते हैं सुंडियां इनको खाने आई, इनकी पत्तियों को खाने आई, कपास की पत्तियों को, फूलों को खाने आई, तो इनसे निकलने वाला जो टॉक्सिन है, बायोटॉक्सिन है, जो किसकी वजह से पैदा हुआ है? बैसिलस थुरिजेनेसिस में जो जीन है, जो जीन मैंने कपास के अंदर डाली थी बायो इंजीनियरिंग करके, या फिर कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके हमने इस जीन को यानी इस बैक्टीरिया के जीन को कपास के कोशिकाओं में डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि यह जीन जब कपास के अंदर पहुंच गया तो यह जीन क्या काम करता था? बायोटॉक्सिन्स यानी कि जैव विष उत्पन्न करता था। और यह जैव विष क्या करता है? कीड़ों को मार सकता है, कीड़ों को मारने की क्षमता होती
जाती है। तो जब ये जीन कपास के अंदर मौजूद था तो एक ऐसा कपास उगा जो कपास जो है कपास तो उगा ही रहा है, लेकिन जब इस कपास को खाने के लिए ऐसी सुंडियां या ऐसे जो है कीड़े मकोड़े जब इसे खाना शुरू करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो टॉक्सिन जो कि इस जीन की वजह से इस कपास के पौधे में निकल रहा होता है, इसके संपर्क में आते हैं या उसे खाते हैं पत्तियों को, तो खाते ही मर जाते हैं। जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो उस पर आना ही बंद कर देते हैं और कपास जो पहले खराब हो जाता था इन कीड़े मकोड़ों के खाने की वजह से, उनकी पत्तियों को खाने की वजह से या उनके फूलों को खाने की वजह से, अब जो है उस कपास को नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस पर जो है कीड़े जो हैं इस टॉक्सिन के यानी इस जैव विष के डर के मारे नहीं आते हैं, जिससे कपास की पैदावार को बढ़ाया गया। तो जैव रूप से रूपांतरित जो फसलें हैं उनमें से एक फसल बहुत ही मशहूर रही बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन वो इसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, तैयार की गई। बीटी कॉटन जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा तैयार की गई और ये एक तरीके से जीएम क्रॉप है। ठीक है, क्या है ये? जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, इसे कहा गया जीएम क्रॉप या फसलें कहा गया। ठीक है, तो ये भारत में बहुत ज्यादा इसको उगाया गया जीएम फसल है, जीएम क्रॉप है, जिसका नाम बीटी कॉटन है। कैसे तैयार किया गया? मैंने बताया कि इसमें बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के जीन को कपास के अंदर डाल दिया गया, जिसकी वजह से कपास के पेड़ के अंदर एक जहर, एक टॉक्सिन निकलने लगा। जो कीड़े मकोड़े इसे खाने आते थे उस टॉक्सिन की पहुंच में पहुंचकर उनकी जान चली जाती थी। तो ऐसा जो पौधा तैयार हुआ उसे बीटी कॉटन के नाम से जाना गया। जैविक रूप से रूपांतरित ये फसल रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा और बातें क्या यहां पर दी गई हैं? ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र में समान रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोग जनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रक कारक होता है। ठीक है, मतलब ये भी बायो कंट्रोल के काम करता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति का एक कवक है जो कि बहुत सारे जीवों को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा बैक्यूलो वायरस है, ऐसे रोग जनक हैं जो कीड़ों तथा संधिपादों आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। तो मतलब एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्यूलोवायरेसिस नाम, ऐसा रोग जनक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है वो डिसीज को प्रोड्यूस करने वाला एक सूक्ष्म जीव है जो कि आर्थ्रोपोड्स जो कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर यह हमला करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। तो अधिकांश बैक्यूलोवायरस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारणों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियो पॉलीहिड्रीसिसी वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरित स्पेक्ट्रम कीटनाशकी उपचारों के लिए अति उत्तम माना जाते हैं। मतलब अब कीटनाशकों के लिए वो कीड़े जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको नुकसान से बचाने के लिए हम विषाणुओं का उपयोग कर रहे हैं जिनका नाम जो है वो बैक्यूलोवायरेसिस वायरसिस है। ठीक है, तो उनका यूज किया जाता है इसके कीड़ों के उपचार के लिए, कीटनाशी उपचारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके आगे बात की जाए तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि जैव उर्वरक के बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज होते हैं। तो जैव उर्वरकों के लिए जो जीव यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनका जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यानी जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर की तरह से जो जीव यूज किए जाते हैं वो जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया है। लेग्यूमिनस पादपों यानी कि ऐसे पादप जिनमें जो दाल वाले होते हैं, जो दाल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दाल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो दलहन पौधे होते हैं जिनमें से दाल निकलती है, तो उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। तो उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों की जो ग्रंथियों में राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ठीक है, एक जीवाणु होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, स्थिति ग्रंथियों में अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है, कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका उपयोग करके पोषक रूपों में प्रयोग करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरण एजियो, तो मतलब यह है कि राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है यह क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है उसे जमीन में फिक्स कर देता है और उस नाइट्रोजन का उपयोग करके पेड़ पौधे जो वो बढ़ते हैं, इसको यहां पर बताया गया है। इसके अलावा कुछ और अन्य जीवाणु जो ये काम करते हैं जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर जमीन में डालते हैं और पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है।
जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाता है। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइक्रोराइजा स्थापित करते हैं, यानी कवक जो है वो सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं पौधों के साथ, पादपों के साथ, और इन्हें माइकोराइजा सहजीवी संबंध, जिसे माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। मतलब फास्फोरस के अवशोषण के लिए माइकोराइजा जो है वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव होते हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। ठीक है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम जो है वो एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया नाम के जो है वो सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिति है। तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल कौन से हो गए, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और जिससे क्या होता है, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या नाम है ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया के? एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हाँ, इसी के हिसाब से धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। बायो फर्टिलाइजर की भूमिका निभाने का काम कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज होते हैं। तो किस तरीके से ह्यूमन यानी कि इंसानों की बेहतरी के लिए एक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है और आगे भी होता रहेगा, ये आपने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लाइन टू लाइन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये पॉइंटर की तरीके से इसे नोट्स बना लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।